जय हिंद साथियों, आप सभी को दिल से स्वागत है मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पर आने के लिए। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि हमारे इस प्यारे YouTube चैनल से जीके जीएस का सीरीज चलाया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वो सभी PYQs पर आधारित रहते हैं। वो सभी किस चीज़ पर आधारित रहते हैं? तो वो सभी हमारे PYQs पर आधारित रहते हैं। और साथ में जो प्रश्न पूछ चुका है और उसमें जो ऑप्शन दिया जाता है उन सभी ऑप्शनों का भी यहाँ पे पूरे पुर्जा पाठ खोला जाता है। यानी कि पहले प्रश्न और फिर जो उसका ऑप्शन है उसका तमाम चीज़ों का डिस्कशन किया जाता है। आप वीडियो देखने से ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जब आप लाइक कर ही दीजिएगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है सर, ठीक है। तो चलिए हम सवालों से शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं कि क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करने के बाद। कि क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करने के बाद, अरे वक्त लगता है साहब बीज को फसल बनने में भी, ठीक है। तो इस बात को हमेशा नज़रअंदाज मत करिएगा, नोट करते हुए इसे भी चलिएगा, ठीक है। चलिए उससे पहले हम आपको बता दें कि ये सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो उपयोगी होने वाला है। जैसे में बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बन जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। ये हम इसलिए लिखते हैं सर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को भी इसमें भी कन्फ्यूजन है कि वीडियो की लगी ये जो वीडियो है वो किस चीज़ के लिए भी बन रहा है, तो इसीलिए लिख देते हैं कि ना भैया तुम खुश रहिए, ठीक है। चलिए सीधी बात, नो बकवास, रोज की तरह हमारी वीडियो में चर्चा रहती है। सॉरी। चलिए सबसे पहला सवाल आपका इंतजार बहुत देरी से कर रहा है, गौतम बुद्ध भगवान का है भाई, अपमान नहीं हो सकता। सबसे पहला सवाल ही क्या कहता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था सर, बताइएगा कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये आपको मालूम है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको बता दें कि जो मुक्ति या फिर जो अंतिम मृत्यु है इसे महापरिनिर्वाण से बोध करवाते हैं। किससे? महापरिनिर्वाण। देखिए हमारा पेन की रोज की तरह इसे भी कुछ लगता है वायरस ढुक गया है अभी मौसम, सर्दी के मौसम में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ, मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब मुक्ति या फिर अंतिम मृत्यु होता है। तो आपसे पूछ देगा कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ या फिर कहाँ हुआ, तो आप ये मृत्यु के ही तरह है, मृत्यु का ही संस्कृत शब्द में महापरिनिर्वाण बोला गया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, तो इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म लुम्बिनी में होता है। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है, ठीक है। 563 ईसा पूर्व होता है, ठीक है। इनका भाषा क्या था? तो इनका भाषा पाली था। इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। इनका भाषा क्या था? पाली था। साथ में इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका घोड़ा था। इनका घोड़ा का नाम क्या था? तो इनका घोड़ा का नाम कंटक था। इनका घोड़ा का नाम कंटक था। और इनका सारथी, जैसे में आपका दोस्त होता है, फ्रेंड होता है बबलुआ, श्यामा, मोहनमा, उसी तरह इनका सारथी था जिसका नाम क्या था? चना। जिसका नाम चना था, ठीक है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में इनका पत्नी का नाम क्या था? तो इनका पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा पत्नी का नाम था। माता का नाम महामाया देवी हुआ करता था। पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश से संबंध रखते हैं। तो इन सभी तमाम परीक्षाएं जो गौतम बुद्ध से संबंधित है उन सभी आपको सवालों को एक जगह रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सवाल हमेशा बनता है, खासकर एसएससी ये बनाते ही रहता है। और इस बार का जो बिहार ये जो यूपी पुलिस हुआ था एग्जाम, उसमें पूछ दिया था घोड़ा का नाम, गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम क्या था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु महापरिनिर्वाण की तरह है। जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है। भाषा पाली था। 563
563 ईसा पूर्व जन्म होता है, 500 और 483 ईसा पूर्व इनका मृत्यु होता है। 80 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष की उम्र में विवाह होता है यशोधरा से। इनका बेटा का नाम राहुल था। इनका भाषा पाली था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। घोड़ा का नाम कंटक था। सारथी का नाम चना था। पिता शुद्धोधन, माता महादेवी, पत्नी यशोधरा। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला उपदेश कहाँ दिए? तो पहला उपदेश दिए थे ये कहाँ? तो पहला उपदेश दिए सारनाथ। और इनका मृत्यु कुशीनगर में देवरिया उत्तर प्रदेश 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में हो जाता है। और धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है जो बुद्ध पहला उपदेश दिए सारनाथ, इसे बोला गया धम्म चक्र परिवर्तन। और महाविनिष्क्रमण एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है गृह त्यागम। विद्यार्थी के 5 लक्ष्य में शामिल है गृह त्याग, उसी तरह। ठीक है, ये तमाम परीक्षाएं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। उससे पहले हम आपको एक और कोट सुनाते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। दिल फिक्र कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस अनुच्छेद से कृषि व पशुपालन संगठन संबंधित है। वो अनुच्छेद आपको बता देना है कि जिससे कृषि एवं पशुपालन संगठित है, जिस अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें ये अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 में ही कृषि एवं पशुपालन संगठन संबंधित रखता है। और अनुच्छेद 50 में क्या किया गया? देखिए सवाल ये था कि किस अनुच्छेद से कृषि एवं पशुपालन संगठन संबंधित है, लेकिन उसका जो ऑप्शन था उन तमाम ऑप्शनों को हम यहाँ पे ले लिए हैं। अनुच्छेद 50 हमारा जिक्र क्या करता है सर? तो कार्यपालिका के से कार्यपालिका और एन से न्यायपालिका का बीच शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या किया गया है? पृथक्करण किया गया है। जिस अनुच्छेद में उसका नाम है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होता है। किसका? उपाधियों का अंत होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 जो है ये आप कैसे भूल सकते हैं, जो हमेशा रामसर साइट के बारे में पूछता है। इसमें क्या किया गया है? स्मारकों, स्थानों और जो प्रमुख वस्तुएं हैं इसका संरक्षण से ये संबंध रखता है। ठीक है, तो इन तमाम ऑप्शनों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कृषि व पशुपालन अनुच्छेद 48, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 48 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 49 में स्मारकों, स्थानों का और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है कहीं ना कहीं। ठीक है, और डीपीएसपी का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्या सबसे इजी सवाल पूछे हैं, आपको लग रहा होगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल, और ये आप न जाने तो कौन जानेगा। तीसरा नंबर सवाल बोलता है दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? ये काची था दीवाने अर्ज? सैन्य था, कृषि था, क्या था? पेंशन था, क्या था ये? तो दीवाने अर्ज किससे संबंधित है? तो दीवाने जो अर्ज है ये सैन्य विभाग से संबंधित है। किस विभाग से? सैन्य विभाग से। आपको पता होना चाहिए कि जो दीवाने अर्ज को लाया था उसका नाम था बलबन। बलबन क्या नाम था? बलबन नाम था। ठीक है, अब बलबन एक ऐसा शासक था जो अपन बेटा को शहीद कर दी, मतलब कि नामे धर दिया शहीद। तो बलबन ने अपने बेटों का नाम क्या रखा? शहीद रखा। ठीक है, तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है, ये बलबन द्वारा लाया गया। दीवाने को ही क्या था? तो दीवाने को ही, और हम और आप न जाने बिहार के लोग कृषि विभाग से संबंधित था सर। तो दीवाने को ही कृषि विभाग से संबंधित है जो एमबीटी लाया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो दीवाने को ही कृषि विभाग लाया मोहम्मद बिन तुगलक। और दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग 60 जैसी पूरा हुआ, ये वाला बनवा लीजिए। पेंशन विभाग फिरोज FST फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया पेंशन विभाग दीवाने इस्तिहाक। दीवाने मुस्तखराज क्या था? तो ये कहीं ना कहीं नाम भी हुआ करता था, ये मार्केट का कहीं ना कहीं बड़ा पद हुआ करता था। मार्केट का बड़ा पद जो अलाउद्दीन AK साहब यानी अलाउद्दीन खिलजी AK लाया था, यानी अलाउद्दीन खिलजी AK 47 नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो दीवाने को ही कृषि से है, इस्तिहाक पेंशन से है, मुस्तखराज मार्केट का बड़ा पद है, और दीवाने अर्ज सैन्य है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे भारत में तीनों सैन्य शक्तियों का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया है। हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो पंचवर्षीय योजना है ये सोवियत संघ यानी यूएसएसआर सोवियत संघ से लिया गया है, ना कि पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से लिया गया। हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि मौलिक कर्तव्य, क्या है सर पहले में चर्चा किया गया, मौलिक कर्तव्य भी सोवियत संघ से ही लिया गया है। ठीक है, अब डीपीएसपी का मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन और राज्यसभा में उसके जो मेंबर हैं उसका जो चुनाव है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्य और फंडामेंटली क्या ये भी था, और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी सोवियत संघ से, डीपीएसपी आयरलैंड से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, और राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव दक्षिण अफ्रीका से, और फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको तमाम ये महत्वपूर्ण सवालों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है।